रोटेटिंग पार्ट। सेकेंड हो गया जो मशीन रोटेटिंग, जिसमें रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व हो, वो हो गया आपका डायनेमिक मशीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेटिंग मशीन। ये रोटेटिंग मशीन जो होता है बेसिकली होता है ईएमईसी मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में कन्वर्जन और मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन। अब ये बेसिकली ये मशीन ईएमईसी मशीन होता क्या है? तो या तो जनरेटर होगा, नहीं तो मोटर होगा। अब मोटर में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। एसी मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है। जनरेटर में उसी तरीके से क्लासिफिकेशन है, एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, सिंगल फेज जनरेटर है, 3 फेज। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इंट्रोडक्टरी लेवल पे, बट हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली उस चीज को जानना है। तो अब हम ईएमईसी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो इधर वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरेटर और वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोटर। अच्छा, जनरेटर क्या करता है? अब जनरेटर को इनपुट में क्या देते हैं और आउटपुट में वो क्या देता है? पहले तो जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, क्या मिलता है आपको जनरेटर? सर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मिलती नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी आप देते हैं सर, देते देते हैं, हैं उसको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। हाँ यस सर, मतलब वो आप तो जब उसको मैकेनिकल देते हैं तो आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। अब मोटर की बात करते हैं, जैसे मोटर हो गया आपके घर में का फैन, फैन एक मोटर है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो मोटर को आप इनपुट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल बिजली देते हैं। बदले में वो क्या देता है? रोटेशन। तो बदले में कौन सा जो मैकेनिकल है? इसका मतलब है कि दो तरह की मशीन हुई, जो रोटेटिंग मशीन हुई, जनरेटर भी एक रोटेटिंग मशीन है, मोटर भी एक रोटेटिंग मशीन, लेकिन दोनों काम अलग अलग कर रहा है। एक इलेक्ट्रिकल को, एक को आप इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं तो मैकेनिकल कर दे रहा है, वो मोटर है, और एक को आप मैकेनिकल दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में बदल दे रहा है, वो जनरेटर है। दोनों ईएमईसी मशीन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल दोगे तो मैकेनिकल पाओगे, अगर इलेक्ट्रिकल देके मैकेनिकल पाए तो मोटर है, मैकेनिकल देके इलेक्ट्रिकल पाए तो जनरेटर। तो इस चीज को मैंने नीचे ऐसे लिखा है कि जनरेटर में एसेंशियल्स ऑफ ईएमईसी मशीन में क्या है? जनरेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाएंगे। मोटर में आप मैकेनिकल आउटपुट, आप अगर इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट इधर से देंगे तो मैकेनिकल आउटपुट पाएंगे। इसी को रिवर्स कर दिया, देखो जनरेटर में एरो राइट की तरफ जा रहा है, जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आया, और उसी को एरो को मैंने रिवर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देके अगर आप मैकेनिकल आउटपुट पाते हैं तो आपका मोटर है। तो आपको लग रहा है कि जनरेटर और मोटर जस्ट एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं? देखिए एरो देख के समझिए, जनरेटर से, जी सर कह सकते हैं, जनरेटर से मैकेनिकल इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाया। अब कुछ नहीं, मैकेनिकल आउट यहाँ से बस मैंने एरो को रिवर्ट कर दिया। अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट देके आपने मैकेनिकल आउटपुट पाया तो मैंने देखे लिखा है इनके बोथ इन कंस्ट्रक्शन। देखो जो दोनों कंस्ट्रक्शन में है वो दोनों सेम है, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उनका कंस्ट्रक्शन पार्ट बाई पार्ट दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है? केवल उनके ऑपरेशन में डिफरेंस, मतलब उनके इनपुट आउटपुट में डिफरेंस, उनके ऑपरेशन में डिफरेंस है। बाकी कंस्ट्रक्शन सर आवाज चली गई, सर आपकी वॉइस चली गई, सर आपकी वॉइस चली गई, सर आवाज चली गई आपकी। कंस्ट्रक्ट भी दिखाऊंगा, और उसी मशीन को आवाज नहीं आ रही क्या? सर सर जब आपने बोथ इन कंस्ट्रक्शंस बोला ना उसके बाद से नहीं आ रही। अच्छा ठीक है ठीक है, कहने का मतलब है कि दोनों मशीन, हाँ ये से बता दिया कीजिए कि कहां तक आप सुने, वो मेरे लिए थोड़ा जी सर। फिर से चली गई सर, फिर गई, फिर से चली गई सर। बहुत इन कंस्ट्रक्शन सर, दोनों ऑपरेट कर रहा है मोटर की तरफ से। अब आ गई। बहुत इन कंस्ट्रक्शन। तो चाहे वो मशीन जनरेटर की तरह ऑपरेट कर रहा है, चाहे मोटर की तरह ऑपरेट कर रहा है, दोनों का कंस्ट्रक्शन नेक टू नेक सेम है। कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मशीन में। डिफरेंस बहुत इन कंस्ट्रक्शन सर, आवाज चली गई सर आवाज हमारी मोटर के केस में आप सर कनेक्शन प्रॉब्लम है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आवाज बहुत ब्रेक हो रही सर आपकी। नहीं आ रही है क्या क्लियर? अब आ रही है सर आपकी क्लियर है, लेकिन सर रुक के बोलिए सर। जब पढ़ाते नहीं हो तब आती है, और सर पढ़ाने लगते हैं तब नहीं आती सर, तभी चली जाती है। अभी फिलहाल अभी तो आ रहा है। रुक के बोलिए सर, सर तो आवाज आ जाती है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और तो है, मैं उससे लिंक कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
अभी देखिए आपकी अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है सर। MS Teams भी चाहता कि एक्स्ट्रा क्लासेस ना लगे। अभी फ्लक्चुएट ही हो रहा है क्या? हाँ सर, बीच बीच में हो जाता है। आपको क्लियर है सर जो आप बोल रहे हो, लेकिन सर पढ़ाते टाइम पता नहीं क्यों चली जाती है। हाँ चलो अभी देखते हैं। चलो देखो, इसका मतलब है कि जो दोनों हमारी मशीन्स हैं, चाहे वो जनरेटर की तरह ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो मोटर की तरह ऑपरेट कर रही हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन वाइज नेक टू नेक सेम होंगी। कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो डिफरेंस है वो केवल ऑपरेशन में। जनरेटर के केस में आप मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, और मोटर इसका उल्टा करता है। वही सर तो वापस सर फिर चलिए। सेम प्रॉब्लम रिपीटेड। नहीं है। आवाज चली गई सर। सर MS नहीं चाहता सर। तो इसका कोई वीडियो ऑडियो नहीं है, प्ले करते यार इंटरनेट तो सही चल रहा है, पता नहीं क्यों बार बार ये दिक्कत दे रहा है। सर फाइबर लगवा लो। सर कोई म्यूट तो नहीं कर रहा बार बार? नहीं सर, नहीं कर रहा। म्यूट कर दो, साइकिल आता है सर की तरफ से प्रॉब्लम है। ये थोड़ी थोड़ी देर पे ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं किस वजह से। 1 सेकंड रुको, 2 मिनट दो मुझे। अभी बताओ, अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। चलो मैंने अभी दूसरे मोबाइल के नेटवर्क पे स्विच किया। आई थिंक ये अभी नहीं जाएगा। अभी मैं ये नहीं जाएगा। आई थिंक अब नहीं जाएगा। सर छत पे चले जाइए। यार छत पे कहाँ से ले जाएं? अजीब सी आवाज आ रही। सर स्क्रीन से ही पढ़ाना है, इसीलिए टेरेस पे चले जाइए आप। हाँ नहीं बोल के नहीं बढ़ाना है ना। अच्छा देखो, ये स्क्रीन अभी विजुअल है, ये मूव कर रहा है स्क्रीन की नहीं कर रहा है? यस सर। अभी ठीक रहेगा, मुझे लगता है अभी सही रहेगा। अच्छा अब देखो, इसका मतलब है कि चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ईएमसी मशीन कोई भी हो, लेकिन जो बेसिक जो डिफरेंस है वो उनके केवल ऑपरेशन में है। एक में आप इनपुट देते हैं, एक को आप इनपुट देते हैं मैकेनिकल, और आउटपुट में अगर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल, वो मशीन जनरेटर है। और उसी प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दे, अगर आपने इनपुट को कर दिया इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में आपको मिला मैकेनिकल, तो वो मशीन कौन सा होगा? वो मशीन कौन सा होगा? अगर इनपुट आपने इलेक्ट्रिकल दिया और आउटपुट में मैकेनिकल, कौन सा होगा? मोटर। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होगा। मैं सेम कंस्ट्रक्शन पे आपको दिखाऊंगा कि एक बार वो जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है और एक बार वो मोटर की तरह बिहेव कर रहा है। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई। अब तो स्क्रीन चली गई आपकी। तो विजिबल आवाज भी नहीं आ रही। आवाज तो आ रही होगी तुम लोग की, तो आ रही है। आवाज सर आवाज विजिबल नहीं है। हम तो कहते रिजॉइन कर लीजिए सर एक बार। यस सर रिजॉइन कर लीजिए आप, एक बार लीव करें, क्लियर हो जाएगा। दिख रही है स्क्रीन आपकी? आ गई स्क्रीन। यस सर। अभी दिख रही है? अभी दिख रही है क्या? हाँ सर अब दिख रही है। हाँ कुछ नहीं, आ गया। तो अब देखो, इसको मैंने एक ब्लॉक से दिखाया है। इस ब्लॉक में क्या किया कि मैंने बीच में एक ईएमईसी मशीन रख दिया, यहाँ पे एक ईएमईसी मशीन रख दिया, और ये नहीं क्लियर किया है कि ये ईएमईसी मशीन जनरेटर है कि मोटर है। क्योंकि ईएमईसी मशीन में मैंने आपको पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, वो मशीन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है? तो अगर कोई ईएमईसी मशीन है, उसको अगर आप मैकेनिकल दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो मशीन कौन सा मशीन होगा? जनरेटर। मैकेनिकल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, तो जनरेटर होगा। अगर उसी मशीन को आपने इलेक्ट्रिकल दिया और वो मैकेनिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो मशीन कौन सा होगा? मोटर। अब देखिए सिंपली, मैंने यहाँ बीच में यहाँ पे ईएमईसी मशीन इसीलिए दिखाया है। यहाँ देखिए, इस मशीन को ईएमईसी मशीन मैंने लिख दिया है। अब इस ईएमईसी मशीन में मैंने दिखाया है कि किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अगर आप इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं और ये आउटपुट में अगर मैकेनिकल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आप इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, और आउटपुट में ये मैकेनिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मशीन कौन सा होगा? मोटर। मोटर। ऊपर मैंने लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? मोटर लिखा है।
वहीं पे आप किसी मैकेनिकल सिस्टम से इसको इनपुट जो है मैकेनिकल दे रहे हैं और आउटपुट में ये इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक मशीन कौन सा होगा? जनरेटर। मतलब एक ही ईएमईसी मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन, वन साइड से अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम से और आउटपुट में वो मैकेनिकल आपको दे रहा है, तो कैसे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिकल लेके अगर मैकेनिकल दे रहा है तो क्या है? मोटर की तरह। अगर मैकेनिकल सिस्टम से वो मैकेनिकल लेके आपको इलेक्ट्रिकल दे रहा है बदले में, तो क्या है? जनरेटर। चलिए इतना तो आप समझ गए कि एक ही ईएमईसी मशीन है, कंस्ट्रक्शन वाइज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस कहाँ है? ऑपरेशन ऑपरेशन में। इसमें उनके आउटपुट एंड इनपुट में। इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब मैं आता हूं एसेंशियल पार्ट ऑफ ईएमईसी मशीन। अब ईएमईसी मशीन में एसेंशियल पार्ट होते क्या है, उसको अगर मैं खोल दूं, उसको पार्ट वाइज खोलूं तो उसमें क्या क्या चीजें, तो देखो ईएमईसी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल, यही होता है ना। इलेक्ट्रो एनर्जी कन्वर्जन तो चलिए उसके साथ लगा हुआ है, बट इसको अगर पार्ट वाइज करें तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन, मतलब वन पार्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड सेकेंड पार्ट इज मैकेनिकल। Means a electromechanical machine must have an electrical part and must have a mechanical part. मैकेनिकल। अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है? अगर लाइक आप फैन को खोलते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है? सर कॉइल दिखती है, बॉल मतलब वाइंडिंग होती है। कॉइल क्या वाइंडिंग ही तो है। जी सर, वाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल पार्ट भी देखो, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि ईएमईसी मशीन के, अब हम आते हैं ईएमईसी मशीन का एसेंशियल पार्ट्स क्या पार्ट है जो ईएमईसी मशीन में होगा। तो ईएमईसी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन। तो ईएमईसी मशीन में एक तो पार्ट इलेक्ट्रिकल होगा और एक क्या होगा? मैकेनिकल होगा। ये तो दो पार्ट होंगे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन में कौन सा पार्ट होगा? इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या है? तो कोई भी तुम फैन खोल के देखो, उसमें दिखता क्या है? वाइंडिंग दिखती है, कॉइल दिखती है, कंडक्टर दिखता है, कॉइल दिखती है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट अगर देखो तो उसमें केवल वाइंडिंग होता है। अगर इलेक्ट्रिकल के नजरिए से देखो तो उसमें वाइंडिंग होता है। और दूसरा, ये वाइंडिंग क्या हवा में लगा होता है? वाइंडिंग कहाँ लगेगा? किसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर में लगेगा, आयरन डिवाइस पे। चलो आयरन का हो, कास्ट स्टील का हो, लैमिनेटेड स्टील का हो, किसी भी मटेरियल का हो, तो वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही तो होगा। जी सर, जी वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही तो होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के दो पार्ट हैं। वन इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड सेकेंड इज द मैकेनिकल पार्ट। अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट में हम आएंगे तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या आएगा? वाइंडिंग। और मैकेनिकल पार्ट में क्या आएगा? उस वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो रिक्वायर्ड है, तो उस वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल पार्ट है। अब स्ट्रक्चर में दो चीजें। अब देखो एक बात बताओ, मोटर जब तुम देखते हो, तुम्हारे घर का पानी का मोटर है जो पानी को पंप करता है, उसको जब ऑन करते हो तो मोटर का बाहर वाला शील्ड तो स्थिर रहता है, भीतर कुछ रोटेट करता है कि मोटर का बाहर वाला पार्ट तो स्थिर ही रहता है ना, रोटेट तो भीतर कुछ करता है। जब तुम ऑन करते हो तो आवाज करता है कुछ भी, तो उसमें समथिंग इज रोटेटिंग इनसाइड, कुछ भीतर रोटेट कर रहा है। और बाहर वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला कवर क्या है उसका? स्थिर है। मतलब अगर हम मैकेनिकल पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट जो स्थिर होता है उसको स्टेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटर। मतलब इसको मैंने बोला है द पार्ट विच रिमेन्स स्टेशनरी, वो पार्ट जो कि स्थिर रहता है। लाइक यूजुअली आउटर कवर, जो आउटर कवर मशीन का होता है वो क्या होता है? स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटर। और दूसरा पार्ट जो भीतर कुछ रोटेट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द पार्ट विच रोटेट्स, उसको क्या बोलते हैं? रोटर। इसका मतलब दोबारा से हम आते हैं, देखो दोबारा से पूरे मशीन के क्लासिफिकेशन पे देखिए, ये एसेंशियल पार्ट सारे मशीन में कॉमन होगा। कोई भी मशीन है, अगर ईएमईसी मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन है, अगर वो ईएमईसी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन है। इट मस्ट हैव सम इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड इट मस्ट हैव सम मैकेनिकल पार्ट। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या आएगा? तो भाई इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या होता है? जब खोलोगे तो वाइंडिंग दिखेगा उसमें इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट अगर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या है? वाइंडिंग। और वाइंडिंग हवा में तो नहीं होगी, किसी ना किसी चीज पे आपको उसको सपोर्ट देने के लिए लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मैकेनिकल बॉडी, मैकेनिकल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें उस वाइंडिंग को रखिएगा।
तो वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो उस वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, जिस पे आप उस वाइंडिंग को रखते हैं, वो हो गया मैकेनिकल पार्ट। अच्छा, वो स्ट्रक्चर मैकेनिकल पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो स्टेशनरी रहता है, जो मशीन का बाहरी पार्ट है, वो क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। मोटर का बाहरी पार्ट थोड़ी ना आपको घूमता हुआ दिखता है। तो वो पार्ट जो स्टेशनरी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर। द पार्ट ऑफ द मशीन which remains stationary is called stator। और वो पार्ट जो भीतर कुछ भी रोटेट कर रहा होता है, जो इनर पार्ट होता है, जो रोटेट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। रोटर। ये तो हो गया मैकेनिकल पार्ट का क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल पार्ट दो पार्ट में ब्रेक हो गया, स्टेटर एंड रोटर। अच्छा, अब वाइंडिंग पे आते हैं। वाइंडिंग में दो तरह का होता है, जैसे ये स्टेटर क्या करता है? स्ट्रक्चर मतलब होल्ड करता है। देखो, वाइंडिंग आप ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, तो इसमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एक मैकेनिकल पार्ट है। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट तो वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग को किस चीज पे रखोगे? वाइंडिंग तो खुद नहीं होगा ना, उसको किसी चीज पे तो लगाना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। कोई मैकेनिकल सपोर्ट तो चाहिए ना वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए। तो वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये हो गया मैकेनिकल पार्ट और वाइंडिंग हो गया इलेक्ट्रिकल पार्ट। अब उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैकेनिकल स्ट्रक्चर दो तरह का हुआ। एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो स्थिर होगा, जो रोटेट नहीं करेगा। जो बाहर वाला कवर होता है वो रोटेट करता है क्या मशीन का? नहीं। होता तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही है। तो एक स्ट्रक्चर जो स्टेशनरी रहता है, वो घूमता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर। और एक स्ट्रक्चर जो भीतर कुछ रोटेट कर रहा होता है, कुछ पार्ट उसका भीतर रोटेट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटर। अब वाइंडिंग भी, अगर वाइंडिंग को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर दो तरह का है, एक जो स्टेशनरी है दैट इज कॉल्ड स्टेटर, एंड द पार्ट दैट मूव्स रोटेट्स दैट इज कॉल्ड रोटर। तो वाइंडिंग भी दो तरह की होती है। वाइंडिंग को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक वाइंडिंग का क्या काम होता है? दैट द वाइंडिंग विच प्रोवाइड्स फील्ड फ्लक्स। नाम ही है इसका फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग को दो पार्ट में अब डिवाइड कर रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक स्ट्रक्चर जो कि स्थिर था, जो कि नॉर्मली मशीन का आउटर कवर होता है, उसको स्टेटर बोलते हैं। नाम ही से क्लियर, स्टेटर, द पार्ट ऑफ द मशीन विच रिमेन्स स्टेशनरी। और दूसरा पार्ट जो कि रोटेट कर रहा था, वो हो गया रोटर, जो इनर पार्ट होता है। उसी तरीके से वाइंडिंग को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फर्दर। वाइंडिंग का एक पार्ट जो कि फील्ड या फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग विच प्रोड्यूसेस फील्ड फ्लक्स, जो कि फील्ड या फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो वाइंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड वाइंडिंग। दूसरा जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक ऐसी वाइंडिंग जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वाइंडिंग के भी दो क्लासिफिकेशन है, वो दो काम करेगा। एक ऐसा वाइंडिंग जो मेन फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम फील्ड वाइंडिंग कर रहे हैं। और एक ऐसा वाइंडिंग जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। उसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। हम दोबारा से पूरे मशीन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। वी हैव अ ईएमईसी मशीन। ईएमईसी मशीन बोले तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन। हाँ सर, ये जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है, इसके लिए कोई डायग्राम है, देख सकते हैं साइड बाय साइड? नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, डायग्राम में दिखाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा। अभी रुक जाओ, इसके बाद मैं दिखाऊंगा डायग्राम भी। अभी रुक जाओ, ठीक है। तो वन इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट, वन इज द मैकेनिकल पार्ट। चूंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन है, इट मस्ट हैव सम इलेक्ट्रिकल पार्ट, इट मस्ट हैव सम मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में अपना क्या आ जाएगा? तो खोलोगे मशीन को तो केवल वाइंडिंग दिखेगी। इलेक्ट्रिकल पार्ट में वाइंडिंग आ गया। मैकेनिकल पार्ट में अब वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए, हवा में तो वाइंडिंग रुकेगी, तो वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, वो हम मैकेनिकल पार्ट में आ गए। उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो ऐसा मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो मशीन का आउटर पार्ट होता है, जो कि स्थिर रहता है, वो रोटेट नहीं करता, वो स्थिर रहता है, स्टेशनरी रहता है, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। और वैसा मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो कुछ कवर के भीतर रोटेट कर रहा होता है, आउटर शील्ड के भीतर मशीन के कुछ रोटेट कर रहा होता है जो पार्ट, उसको हम रोटर बोलते हैं। सिमिलरली वाइंडिंग में भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वाइंडिंग का वो पार्ट जो कि फील्ड या फ्लक्स को जनरेट करता है, उसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। और वाइंडिंग का वो पार्ट जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी दो पार्ट हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी दो चीजें हो गई, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। और मैकेनिकल स्ट्रक्चर में भी दो चीजें हो गई, स्टेटर एंड रोटर। डेफिनेशन सबका क्लियर है? स्टेटर, द पार्ट ऑफ द मशीन विच रिमेन्स स्टेशनरी, दैट इज कॉल्ड स्टेटर। द पार्ट ऑफ द मशीन विच रोटेट्स, दैट इज कॉल्ड रोटर। द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग विच प्रोड्यूस मेन फील्ड फ्लक्स,
इट्स कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग एंड द पार्ट ऑफ द मशीन। हाँ जी, छोला को भेज दो, छोला को। क्या करो सर कह रहा छोला को भेज दो, पता नहीं क्या कह रहा है। कौन है? सर हो गया लिंक फॉरवर्ड आपका। सर आप आप पढ़ाइए कराइए, लीव करते हैं जल्दी से सर करके। सर, आप जल्दी जल्दी पढ़ा लो सर, नहीं तो फिर पढ़ा सर नहीं थोड़ी यस सर। आप बताइए। हाँ सर पढ़ाइए आप। सर हमारी मीटिंग हाईजैक हो गई। तो सेकेंडरी हो गया, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया एंड सेकेंड इज द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ईएमईसी मशीन पे। तो वन इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड सेकंड इज द मैकेनिकल पार्ट। जितनी भी ईएमईसी मशीन होंगी उसमें दो पार्ट्स होगा, वन इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड सेकंड इज द मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में मैंने यहाँ वाइंडिंग को शो किया और मैकेनिकल पार्ट में हमने यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया। अब वाइंडिंग हमारी दो तरह की है, वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड सेकेंड इज आर्मेचर वाइंडिंग। स्ट्रक्चर में हमारे पास दो है, वन इज स्टेटर एंड सेकेंड इज रोटर। अब हमारे पास चॉइस है कि हम चाहें, हमारे पास वाइंडिंग कितनी तरह की है, यहाँ पे वाइंडिंग कितनी तरह की है हमारे पास? दो तरह। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का क्या रोल है? आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग में जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो वो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो हमारा फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, इस दोनों वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा, वो स्टेटर है, और दूसरा जो रोटेट टूथपेस्ट में नमक है। आ गए सर। सर ये लोग परेशान करने के लिए आ गए। सर आप इग्नोर मारिए और सर कंटिन्यू करिए। सर ये हाँ, हमारी सर, क्लास छोड़िए। में है नहीं सर, सेक्शन जी से पूछ लीजिए, क्या पता कोई वॉइस पहचान जाए। सर ये सेक्शन आई के नहीं है ये लोग सर। सेक्शन आई से तो नहीं है सर। भाई जी के भी ऐसा है, सुनो, कोई बात नहीं, मुझे जितना पढ़ाना था उतना तो मैंने आज के लिए पढ़ा लिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। सुनो मेरी बात, जी का नहीं है सर, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं कल से ना इसमें पार्टिसिपेंट ऐड कर दूंगा, बाहर का कोई एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो कोई ऐसा इशू नहीं है। यस सर, इट इज मुझे जितना पढ़ाना था आज के लिए तो मैंने पढ़ा लिया, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखो, जितना चल पाता उतना चला लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास वाइंडिंग कितनी तरह की है? इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमारे पास वाइंडिंग कितनी है? दो तरीके और हमारे पास इसके पैरेलल, हाँ ठीक है, उसके पैरेलल हमारे पास जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जिसपे हम वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, वो कितने तरह का है? दो तरीके का है। एंड सेकेंड इज रोटर। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास वाइंडिंग भी दो है और उसके पैरेलल हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी दो है। अब हमारी चॉइस है कि हम चाहें तो फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें और चाहें तो उसको रोटर पे भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मशीन किस साइज का है, मशीन से हमें ऑपरेशन क्या लेना है, ये दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। मशीन से किस तरह का ऑपरेशन लेना है, तो हम चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे भी रख सकते हैं और चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे भी रख सकते हैं। सिमिलरली हम चाहे तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे भी रख सकते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे भी रख सकते हैं। ये दोनों चॉइस है, मतलब फील्ड वाइंडिंग के लिए भी हमारे पास दो चॉइस है और आर्मेचर वाइंडिंग के लिए भी हमारे पास दो चॉइस है। हम चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को अगर स्टेटर पे रख देंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखेंगे, अगर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख देंगे तो फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखेंगे। हम किसी भी वाइंडिंग को, किसी भी वाइंडिंग को हवा में तो नहीं रख सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई मैकेनिकल बॉडी चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। तो हमारे पास इस दो वाइंडिंग के पैरेलल हमारे पास कितनी मैकेनिकल बॉडी है इसको होल्ड करने के लिए? दो मैकेनिकल बॉडी है हमारे पास, दो वाइंडिंग के पैरेलल दो मैकेनिकल बॉडी है जो कि इसको होल्ड कर सकती है। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम फील्ड वाइंडिंग को ईदर स्टेटर या रोटर में से किसी पे भी रख सकते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को भी ईदर स्टेटर या रोटर में से किसी पे भी रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन, अपॉन द साइज ऑफ द मशीन। वो मशीन के साइज पे डिपेंड करेगा और मशीन के ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, फील्ड वाइंडिंग माइट बी ऑन स्टेटर और रोटर, सिमिलरली द आर्मेचर वाइंडिंग माइट बी ऑन स्टेटर और रोटर, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन एंड साइज ऑफ ईएमएससी मशीन। ईएमएससी मशीन वो जनरेटर और मोटर किस साइज का है और किस तरह का ऑपरेशन उससे हमें परफॉर्म कराना है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो फील्ड वाइंडिंग के लिए हमारे पास दो चॉइस है और आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हमारे पास दो चॉइस है। तो ये हमारा हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। सर आपने एक बार भी मैग्नेट का जिक्र क्यों नहीं किया है अभी तक? अब भी करूंगा ना, मैग्नेट का जिक्र करूंगा, ये आ गया ना मैग्नेट। लेकिन नहीं, ऊपर में कि रोटेटिंग पार्ट क्या है या फिक्स पार्ट क्या है, उसमें ऐसा कोई नहीं, उसमें यूज उसमें नहीं आएगा? आ जाएगा ना, आएगा। अभी उसी पे आ रहा हूँ, बेसिक वर्किंग। ठीक है सर। देखो ये जनरेटर का डायग्राम देख लो तुम एक में। जनरेटर का जो ये डायग्राम है तुम क्लास 8th से देखते आ रहे होगे, 10th में तो डेफिनेटली इस डायग्राम को तुमने देखा होगा।
मैंने वहीं से उठाया ये डायग्राम, हाँ सर। वहीं से उठाया ये डायग्राम। 12th में देखा था भाई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डायग्राम पूरे देखियो नहीं। मशीन को, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, डायग्राम पूरा दिख जाएगा। अब देखो, अभी दिख रहा है? नहीं सर कुछ चेंज हुआ नहीं? हाँ हो अब गया। हुआ। हो गया। थैंक यू। थोड़ा सा ऊपर। यस सर। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। ये पढ़ा है ना? अब यही इंटरेस्टिंग बात है, मैं पूरा का पूरा मशीन तुमको इसी डायग्राम पे पढ़ा दूंगा। यहाँ तक कि पूरे एडवांस्ड जितनी मशीन्स है, मैं तुमको इसी डायग्राम से पे समझा दूंगा मशीन की पूरी वर्क। मतलब सर टीचर ने पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी सर। सर एक बार ठीक इसका है, कोई कंस्ट्रक्शन बात बता नहीं। दें पर फिर दोबारा से। हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन पे आ रहा हूँ। देखो, बेसिक वर्किंग में मैंने एक सुनो, मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक परमानेंट मैग्नेट लिया। क्या लिया? एक परमानेंट मैग्नेट लिया, जिसका कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोल्स हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। तो ये परमानेंट मैग्नेट मैंने कंसीडर कर लिया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया। एक कॉइल ले लिया जो आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसका एक आर्म जो है वो AB है और दूसरा आर्म जो है वो क्या है? CD है। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ये मैंने दो रिंग अटैच की है। मतलब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्प्लिट रिंग्स। नहीं, स्प्लिट नहीं है, स्लिप रिंग। सॉरी, स्लिप रिंग देखिए ना, ये AC सर, ये जनरेटर हमारे ABC पास करंट आता है क्या सर? मतलब ये जो कॉइल है वो करंट पास करती हैं? मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट हो जाओ। सबसे पहले ये एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इस दोनों पोल के बीच में मैंने कॉइल रखा है, रेक्टेंगुलर कॉइल। आप कॉइल को सर्कुलर ले सकते हैं, किसी भी शेप का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर, इसको आप एक कॉइल मानिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने यहाँ पे रखा है इस तरीके से। और रेक्टेंगुलर कॉइल का एक साइड क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल का एक साइड क्या है? AC AB है, और दूसरा कॉइल क्या है? CD है। ये दो कॉइल साइड को मैंने नाम दे दिया है, AB और CD से नाम दे दिया। अच्छा, AB वाला जो साइड है कॉइल का, जो AB वाला जो साइड है, सिरा है, उसको मैंने इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्ट किया। देखो ये वाला जो स्लिप, ये देखो रेड लाइन जा रहा है, अभी जा रहा है, यहाँ कनेक्ट किया है इस वाले स्लिप रिंग। इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं? ये एक सर्कुलर रिंग है। ये क्यों है मैं अभी डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरा जो कॉइल का CD वाला जो सिरा है, इसको मैंने किससे कनेक्ट किया? ये दूसरा स्लिप रिंग से कनेक्ट किया। ये देखो, अब इन दोनों स्लिप रिंग के हेल्प से ये दो ब्रश लगे हुए हैं। यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है और यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है, और इस ब्रश के हेल्प से यहाँ पे मैंने एक लोड कनेक्ट किया। अब देखो, जो लोड कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? इस कॉइल से कनेक्टेड है। जो लोड कनेक्टेड है बाहर, वो इस कॉइल से। अच्छा, लोड के तौर पे जनरेटर के साथ आप क्या कनेक्ट करते हैं? बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, आप टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करोगे। तो सपोज करो कि इस RL के जगह मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया या एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये स्लिप रिंग नहीं लगाओगे और डायरेक्ट इसको इस रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्ट कर दोगे, तो रेक्टेंगुलर कॉइल तो रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ तो ट्यूबलाइट भी रोटेट करने लगे। यस सर। अगर आप डायरेक्ट एक फिक्स्ड लोड को एक रोटेटिंग कॉइल से कैसे कनेक्ट करोगे? ये तो बताओ, ये तो कॉइल रोटेट कर रहा है। तो उस अगर रोटेटिंग कॉइल को आपको एक फिक्स्ड लोड के साथ कनेक्ट करना है, स्टेशनरी लोड के साथ कनेक्ट करना है, तो बीच में एक इंटरफेस को लगाना पड़ेगा। हाँ हेलो सर, अभी कहाँ कर रहा कॉइल रोटेट? मैं कह रहा हूँ अभी नहीं कर रहा। चलो, मैंने इसको रोटेट कराना शुरू कर दिया किसी प्राइम मूवर से। ये एक जनरेटर का करा रहे हैं कॉइल रोटेट। क्या कह रहे हो? बाहर से कर, बाहर से मैंने कॉइल इसको यहाँ पे सुनो तो। हाँ बिल्कुल, जनरेटर को क्या देते हो? मैकेनिकल इनपुट देते हो ना बाहर से। हाँ इनपुट तो मैकेनिकल देते हो, तभी वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है ना। तो सपोज करो, देखो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर ये कॉइल ABCD है जो मैंने बना रखा है, इसको यहाँ पे सपोज करो मैंने एक रॉड से कनेक्ट कर दिया। रॉड को हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं? एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। और इस शाफ्ट को मैं किसी प्राइम मूवर के हेल्प से, किसी टरबाइन की हेल्प से, किसी प्राइम मूवर की हेल्प से घुमाना शुरू करता हूं। तो ये क्या कॉइल घूमना शुरू करेगा कि नहीं घूमना शुरू करेगा?
यस सर रोटेट करेगा तो घूमना मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमना शुरू करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू करेगा तो इस फ्लक्स को ये कट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर जब इस फ्लक्स को कट करेगा तो इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा सर होगा सर। तो अभी हम इसको इनपुट क्या दे रहे हैं? मैकेनिकल इस सांप से इसको कनेक्ट करके कहीं ना कहीं इसको घुमा रहे हैं फोर्सली। यस सर। तो इनपुट हम इसको क्या दे रहे हैं? रोटेशन दे रहे हैं। रोटेशन क्या होता है? एनर्जी मैकेनिकल। जब ये रोटेट करेगा तो इस नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये फील्ड फ्लक्स जा रहा है उसको क्या करेगा? कट करेगा। जी सर। जब कट करेगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। होगी तो हम मैकेनिकल दे रहे हैं और उसको आउटपुट में किस में कन्वर्ट कर रहा है? आउटपुट में हमें क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। सर इलेक्ट्रिकल मिल दे रहा रहा है। है, मतलब इलेक्ट्रिकल दे रहा है। तो जो मशीन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करा उसको क्या कहेंगे? जनरेटर। जनरेटर। अब जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे, जरा ध्यान दो, इस कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं सारे चीजों को, एक सेकंड। देखो इस कॉइल को, इस एबीसीडी कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे और इसके साथ अगर हम यहाँ पे एक लोड के तौर पे यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे या ट्यूबलाइट लगा देंगे या फ्रिज लगा देंगे या वॉशिंग मशीन लगा देंगे या टेलीविजन लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे जनरेटर के आउटपुट में, तो इस कॉइल के साथ तो ये बल्ब भी रोटेट करने लगेगा क्योंकि ये तो कॉइल रोटेट कर रहा है। सर यहाँ पे तो ना करेगा, वो तो ऊपर करेगा ना सर। ऊपर करेगा, ये कॉइल से ही तो कनेक्टेड है, ये कॉइल से ही तो कनेक्टेड है। यस सर। यस सर करेगा। अगर मैं कॉइल से इसको के बाद कॉइल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, सुनो मेरी बात, अगर ये कॉइल से कनेक्टेड होगा तो डायरेक्टली रोटेट नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। करेगा सर। नहीं करेगा भाई। नहीं लगी रहेंगी तो करेगा। हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना। अब ये देखो, ये एक कॉइल है, इस कॉइल पे मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब ये कॉइल को मैं रोटेट कराऊंगा, इस ऊपर वाले इस कॉइल को रोटेट कराऊंगा तो ये बल्ब यहाँ वहां रोटेट नहीं करेगा? करेगा सर। ये भी करेगा सर, बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, वही पूछ रहा हूँ। यस सर करेगा सर। वही बात है ना। तो अगर ये लेकिन बल्ब का नेचर तो रोटेट करने का नहीं ना है। बल्ब या फैन या टीवी आपका रोटेट करने लग जाए जनरेटर के कॉइल के साथ तो सर तो बल्ब तो आपको चलेगा नहीं। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो एक फिक्स्ड लोड के साथ, सुनो तो मेरी बात सुन लो, एक फिक्स्ड लोड के साथ अगर हमें एक रोटेटिंग कॉइल को इंटरफेस कराना है, कनेक्ट करना है, तो बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइस तो होनी चाहिए ना। यस सर। अब वो इंटरमीडिएट डिवाइस अब देखो क्या है। अब मैंने क्या किया अरेंजमेंट में, अब कुछ तो अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या अरेंजमेंट लगाएं, ऐसा क्या काम करें कि इस कॉइल से सप्लाई भी आती रहे, यहाँ से सप्लाई भी कंटिन्यू आती रहे और मतलब कनेक्शन भी बना रहे यहाँ पे, और क्या हो कि ये जो लोड है वो लोड रोटेट भी नहीं करे कॉइल के साथ। ये दोनों चीजें, ये तब क्या करना होगा। तो हमने एक अरेंजमेंट सोचा, जिसने भी इस चीज को डिजाइन किया था उसने सोचा कि हम यहां पे अगर एक स्लिप रिंग कनेक्ट कर दें, मतलब एक रिंग को कनेक्ट कर दें ऐसे, और इस कॉइल से भी एक रिंग को कनेक्ट कर दें, और क्या करें कि इस रिंग, अब रिंग को कनेक्ट यहीं तक ले लो, अब तुम सोचो यहीं तक ले लो, यहां से डिस्कनेक्ट कर दो, इसको हटा दो कनेक्शन को, इस दोनों कनेक्शन को हटा दो, इसको हटा दो, यहां से मत कंसीडर करो। अभी केवल क्या है कि एक रिंग किस एंड पे कनेक्टेड है, सीडी के साथ कनेक्टेड है, और एक रिंग किसके साथ कनेक्टेड है, एबी के साथ है। अब आगे का लोड मैं नहीं ले रहा हूं, इसको हटा दो, इस वाले आर्म को हटा दो, मैंने हटाने को कह दिया, इसको हटाओ। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो उसके साथ रिंग रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? रोटेट करेगा नो डाउट, क्योंकि रिंग कॉइल से ही जुड़ा हुआ है। अब क्या करो, अब इस दोनों रिंग में क्या करो, रिंग के साथ एक ब्रश टच में कर दो, कार्बन ब्रश। क्या करोगे? यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा लो, टच करता हुआ, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रिंग को टच कर रहा हूं। रिंग में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो, क्या कर रहा हो, बस रिंग को छू रहा हो, ब्रश। अच्छा, अब जब रिंग को ब्रश ये छू रहा होगा, इसका मतलब रिंग में जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस ब्रश के थ्रू भी प्रोड्यूस हो जाएगा, इस ब्रश में भी प्रोड्यूस हो जाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन ब्रश क्या रोटेट कर रहा है? बस केवल रिंग को टच कर रहा है, ब्रश नहीं रोटेट कर रहा। तो अब इस ब्रश में भी वही ईएमएफ आ गया जो रिंग के थ्रू है। यस सर। तो उसके बाद अब इस ब्रश से क्या कनेक्ट कर लो, लोड को कनेक्ट कर लो। तो इसका मतलब है कि समवेयर
जो ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले आ रहा है रिंग तक, क्योंकि और रिंग उसके साथ कॉइल के साथ कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है। और जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अब रिंग के साथ मैंने क्या किया, एक ब्रश दोनों तरफ लगा दिया टच करता हुआ, जो ब्रश अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और केवल रिंग को छू रहा होगा, ताकि रिंग में जो भी वोल्टेज या करंट जनरेट हो रहा है वो ब्रश तक पहुंचता रहे। और उसके बाद ब्रश से कनेक्ट कर दिया लोड को। तो क्या अब ये लोड हमारा स्टेशनरी रहेगा कि नहीं रहेगा? और जो भी उस रेक्टेंगुलर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमारे लोड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बताओ, अब मुझे बताओ कि स्लिप रिंग का क्या रोल था? स्लिप रिंग का क्या रोल था? लोड को स्टेशनरी करने के लिए, उसको लोड को मतलब हाँ, स्लिप रिंग हमारा एक ऐसा सर्किट है, ठीक है। स्लिप रिंग हमारा एक इंटरफेस दे रहा है, एक मैकेनिकल रिंग है जो कि इंटरफेस दे रहा है लोड के बीच में और रोटेटिंग कॉइल के बीच में, ठीक है। मतलब ये जो स्लिप रिंग है हमारा वो एक, इसलिए इसका नाम स्लिप है। ये जो स्लिप रिंग है, अच्छा स्लिप रिंग रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर दिए। जुड़ा हुआ कॉइल जिस स्पीड से रोटेट करेगा स्लिप रिंग भी करेगा, दोनों स्लिप रिंग करेंगे। और दोनों स्लिप रिंग के साथ ये ब्रश रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करने ब्रश उसको बस छू रहा है। जैसे तुम्हें एग्जांपल के तौर पे उसको ऐसा ले लो कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं कि साइकिल का तुम पीछे वाला या आगे वाला व्हील को घुमा दो और व्हील घुमा रहा है और तुम एक ब्रश ले लो और ब्रश को उसके साथ टच कर दो, तो ब्रश तो रुका हुआ है लेकिन व्हील के साथ वो टच में, कांस्टेंट टच में। तो व्हील तो घूम रहा है लेकिन ब्रश उसको जस्ट छू रहा है टच में और स्थिर है। तो यही ये दो ब्रश है जो कि व्हील को जस्ट छू रहा है और ये व्हील अपने रफ्तार से रोटेट कर रहा है इसके साथ, इस रोटेटिंग कॉइल के साथ। तो बेसिकली इस व्हील का क्या काम है? इस व्हील का काम है, स्लिप रिंग का काम है टू प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन अ स्टेशनरी लोड एंड अ रोटेटिंग कॉइल। मतलब रोटेटिंग कॉइल और स्टेशनरी लोड के बीच का इंटरफेस क्या है? कौन ऐसा करी है जो दोनों को टच में लेके आ रहा है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आ रहा है? कार्बन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, एक तो स्लिप रिंग हो गया और एक कार्बन ब्रश हो गया। दो चीजें हैं। तो ये दो इंटरफेस है जिसके थ्रू हमारा जो ये रोटेटिंग कॉइल है वो फिक्स लोड के साथ कांटेक्ट में। अच्छा, एक चीज बस छोटा सा चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चीज यहीं पे खत्म करेंगे। एक बात बताओ कि यहाँ जो नॉर्थ से साउथ तक ईएमएफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ईएमएफ, ये फ्लक्स जा रहा है, और जब तुम कॉइल को रोटेट कराना शुरू करोगे तो ईएमएफ का वेव फॉर्म कैसा बनेगा, मुझे ये बस जानना है। तो उसको जानने के लिए बस मैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं एक वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहूंगा उसके लिए। ये ओमेगा टी, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये ओमेगा टी जो है वो कॉइल का एंगुलर पोजीशन बता रहा है। ये ओमेगा टी जो होता है वो थीटा होता है, तो ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा ही होता है। ये थीटा है। ये थीटा क्या बता रहा है? कॉइल का एंगुलर पोजीशन बता रहा है। अब देखो इस पोजीशन में कॉइल किस पोजीशन में, कॉइल का पोजीशन अगर हम देखें तो कॉइल का क्या पोजीशन है, इसको अगर हम न्यूट्रल माने तो क्या मान के चले कॉइल की पोजीशन? 0 डिग्री माने, 0 डिग्री के कंपैरिजन में कॉइल को अगर मान लेते हैं तो हम इसको थीटा इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि थीटा 0 है। अब एक मिनट अपना हाथ रख लो, अपना राइट वाला हैंड लो और राइट वाले हैंड को अज्यूम करो। अभी फिलहाल तुम सोचो कि तुम्हारा राइट वाला हैंड ऐसे लो और बिल्कुल उसको ऐसे ले लो कि राइट हैंड का तुम्हारा दो साइड होगा, एक होगा ब्राइट साइड जो आपका तरती है और दूसरा आपका डार्क साइड। तो ऐसे रखो कि आपका डार्क साइड अभी ऊपर है, मतलब जैसे हाथ सीधा करके रखते हो वैसे रख लो। तुम्हारा डार्क साइड ऊपर है और ब्राइट साइड नीचे की तरफ है। तो अभी ये 0 डिग्री पोजीशन है। अब हाथ को घुमाना शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज हाथ को घुमाना शुरू करो। तो जब हाथ को घुमाना शुरू करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किस डायरेक्शन में एंटर करके किस डायरेक्शन से निकल रहा है, ये बताओ, तुम सब बताओ मुझे। ब्राइट साइड में एंटर करके डार्क से निकल रहा है या डार्क में एंटर करके पाम से एंटर कर रहा है, बैक से निकल रहा है। ब्राइट से एंटर करके डार्क से निकल रहा है, ब्राइट से एंटर कर रहा है, डार्क से निकल रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फ्लक्स के लिंक करने का रेट, मतलब फ्लक्स जो उसे लिंक कर रहा है वो जब तुम पाम को सीधा करते जा रहे हो तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। जब तुम्हारा पाम 0 डिग्री कंडीशन में था तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा था? फ्लक्स उसके पैरेलल निकल जा रहा है, मतलब 0 फ्लक्स लिंक कर रहा था। उस समय अगर इस ईएमएफ का वेव फॉर्म मैं बनाऊं, यहाँ अगर ई बना दूं तो
तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी? जब फ्लक्स ही लिंक नहीं करेगा तो ईएमएफ कितना था? 0 उसके बाद जैसे जैसे अब तुम हाथ को देखो, हाथ पे अपने नजर रखना, जैसे जैसे तुम हाथ को घुमाने लगोगे, जैसे जैसे तुम हाथ को घुमाने लगोगे, वैसे वैसे फ्लक्स तुम्हारे ब्राइट वाले साइड में एंटर करके डार्क वाले साइड से लीव कर रहा होगा। और फ्लक्स के चेंज होने का रेट क्या हो जाएगा? इंटर करने का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा सर। बढ़ जाएगा। जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जब तुम्हारा हाथ बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकली है ये, तो उस पोजीशन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। पोजीशन कितना डिग्री है? पोजीशन कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ 90 डिग्री, इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिख दूं 90 π/2। यस सर। अच्छा, उसके बाद जब तुम हाथ को आगे घुमाना शुरू करोगे तो फिर तुम्हारा हाथ इंक्लाइन होने लगे, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा। और बिल्कुल ऐसे पट कर दोगे, जब तुम्हारा ब्राइट साइड ऊपर हो जाएगा और डार्क साइड नीचे हो जाएगा तो इस पोजीशन को क्या कहोगे? कितना डिग्री पोजीशन हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो हाथ में अब तुम्हारा ब्राइट वाला साइड ऊपर आ चुका है और डार्क वाला साइड कहाँ जा चुका है? नीचे। अब हाथ को आगे फर्दर थोड़ा घुमाने की कोशिश करो, मतलब अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाथ तुम्हारे में मरोड़ खाएगा, थोड़ा सा हाथ को आगे नहीं, मतलब जब आगे फर्दर घुमाओगे, सुनो मेरी बात, जब आगे फर्दर घुमाओगे तो अब फ्लक्स तुम्हारे डार्क वाले साइड में एंटर करेगा और ब्राइट वाले साइड से जाएगा। पहले किधर एंटर कर रहा था? पहले ब्राइट वाले साइड से एंटर करके डार्क साइड से बाहर आ रहा था। ये वाला वेवफॉर्म बना ऊपर वाला। और अब क्या है? डार्क वाले में एंटर करके ब्राइट से बाहर जाएगा। तो फिर से अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? राइज होगी कि नहीं होगी? राइज होगी। राइज होगी तो फिर से ईएमएफ राइज होगा कि नहीं होगा? वो भी राइज होगा। फिर से ईएमएफ राइज होगा। अच्छा, राइज होते होते फिर से ईएमएफ राइज होगा तो कहां तक राइज होगा? किस पोजीशन तक? 90 तक। 180 प्लस 90 जोड़ोगे ना, अभी तो 180 तुम्हारा घूम चुका है। 270 तक राइज होगा। अब ये देखो, ये निगेटिव मैंने क्यों बनाया? निगेटिव साइड में ये वेवफॉर्म क्यों बना रहा हूं? क्योंकि पहले जो तुम्हारा ये पार्ट बना था, इस समय पे फ्लक्स जो है तुम्हारे ब्राइट साइड में एंटर करके डार्क साइड से बाहर हो रहा था, और अब डार्क साइड में एंटर करके 180 डिग्री पोजीशन के बाद डार्क साइड में एंटर करके ब्राइट से बाहर। फ्लक्स अभी भी बढ़ रहा है, फ्लक्स अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन बदल गया फ्लक्स का। ओरिएंटेशन उसका बदल गया। पहले ब्राइट में एंटर करके डार्क से बाहर हो रहा था, तो ये वाला बना, ऊपर वाला बना। अब 180 डिग्री पोजीशन फर्दर घुमाओगे तो डार्क में एंटर करके ब्राइट से बाहर जा रहा है, मतलब फ्लक्स तो बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ का भी ओरिएंटेशन, ईएमएफ तो बढ़ेगा लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। और कितने डिग्री पोजीशन पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा? फिर से 270। मतलब ये 3π/2 पे मैक्सिमम। और उसके बाद अब हाथ को और घुमाओगे तो 2π पर 0। उसके बाद और घुमाओगे तो उसके बाद फिर घुमाओगे तो फ्लक्स का रेट मतलब जो लिंक करने का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने जाने लगेगा। पूरा घूमने के बाद वो 2π पे आके फिर से 0 पे आ जाएगा। जहां से आप चले थे वहीं पे आ जाइएगा। हाथ आप जहां से घुमाना शुरू किए थे पहले, जहां पे आपका डार्क साइड वेव बना रहे हो, क्या कर रहे हो सर? जो मतलब नेगेटिव में जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, ऐसा कुछ? दोनों चेंज हो गए। ये तो वोल्टेज ही चेंज हो गया। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। अच्छा, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम अल्टरनेटिंग है। हाँ सर, हाँ सर। इसीलिए तो अल्टरनेटिंग है ना, फिक्स नहीं है। अच्छा, तो ये समझ गए कि ये जो जनरेटर है ये वोल्टेज का जो वेवफॉर्म प्रोड्यूस करे, वो कौन सा वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा? अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हम इसको एसी जनरेटर कहें कि डीसी जनरेटर कहें? क्या कहें? ठीक है। क्यों एसी जनरेटर कहें और वेवफॉर्म कैसा होगा सब कुछ समझ गए? ठीक है, चलो अब आगे मैं खत्म करता हूँ क्लास को अभी फिलहाल यहीं पे।
ठीक है। सर मैं डाउट पूछ लूँ अपना? हाँ पूछ लो तुम, बाकी जिनको लीव करना हो लीव कर लीजिएगा। पूछ लो। हाँ सर, ये जो आपने आगे मैं रूल्स कुछ नहीं बताए पढ़ाऊँ। हैं, हाँ अगर ये उसी तरह हो सर जैसे हमने 10th में पढ़ा था, अगर वो जैसे बीच में से डिवाइड हो जाती है ना डीसी जनरेट करने के लिए, तो वो क्या नहीं पॉसिबल नहीं है? वो तो स्प्लिट रिंग होता है, वो भी आगे पढ़ाऊंगा। ये देखो अब आगे आएगा, देखो इसके बाद हाँ तो आएगा, सर ये देखो। वो पॉसिबल है ना, मतलब आप एक बार कह रहे थे सर हाँ हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये आगे देखो ना, मैंने किया स्प्लिट इसको। ये देखो लिखा है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, ये डीसी के लिए है, ये डीसी जनरेटर है। वो बाद में आऊंगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि वो कैसे ठीक है। काम करता है। फिलहाल तो अभी स्लिप रिंग पे है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल से सर आप ये आज शेयर तक करेंगे इंस्ट्रक्शन पीडीएफ? पे पीडीएफ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर सर देंगे। अभी तो कुछ ऐसा पढ़ाया भी नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देना। अरे पूरी रिकॉर्डिंग सर, यूट्यूब पे YouTube पे। डालना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन मुश्किल से जाता है यार। सर सर कल इसका एक बार फिर से रिकैप करा दीजिएगा सर इसका। हाँ वो तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा उससे एक दिन पहले का लेक्चर रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर ये चलो ठीक है, मैं लीव कर। CS ब्रांच की अभी आकृति कोई सेक्शन जी में तो है नहीं। यस सर, आकृति नाम की लड़की है। सर आई में भी नहीं है। सर आई में भी नहीं है। 1181। आकृति है ये, आकृति तो शायद आई में भी नहीं है, कोई जी में भी नहीं है, मेरे दोनों नहीं सेक्शन सर आई के बच्चे कर ही नहीं सकते ऐसा। ठीक है विनीत। कोई भी नहीं होगा, जी का भी नहीं होगा, आई का भी नहीं होगा। आई भी नहीं। बाहर के बच्चे हैं ये, ना आई सेक्शन के, ना बी सेक्शन के। कल पार्टिसिपेंट में इसमें ऐड कर लूंगा, चिंता मत करो, बाहर के लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। सर ये सही है सर। ठीक है ना, केवल सेक्शन जी और आई के ही लोग एंटर करेंगे इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। चिंता धन्यवाद। नहीं करो, वो मैं कर लूंगा अरेंजमेंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लीव करते हैं। थैंक यू सर। 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 वेलकम। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। जाओ भाई, कोई बुला रहा है यार कब से। आई सेक्शन वालों क्या हाल है? तीन का हॉर्न बज रहा है, कोई बुला रहा है, जाओ जल्दी। कोई नहीं बुला भाई रहा आप भाई। बताओ। जाओ फहीम भाई, तुम्हें बुला रही कोई, बुला रहा कोई, बुला रहा। रीरा बुलाने का हेलो अभिनव। अभिनव है क्या? हाँ भाई। अरे भाई तूने वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला कुछ किया है? हाँ हो गया यार मेरा वो तो वो अभी, भेज लेकिन यार। वो दूसरा असाइनमेंट नहीं हुआ यार, वो सॉलिड वाला जो था वो अभी नहीं किया, वो करूंगा मैं। अच्छा जब हो जाए तब मैं अभिनव भाई वो वाला भेज दिया। अभिनव भाई, आशीष आशीष बोल रहा है। नहीं भाई अरे राज मैं बोल रहा मनीष हूँ, बोल राज। रहा हूँ। अच्छा राज, हाँ यार वो भेज दिया था मैंने, वो प्लेन वाला जो था ना वो शेयर कर दिया था। और सॉलिड वाला भी यार सैटरडे संडे में करूंगा कि मंडे की लास्ट डेट है उसकी। ओके ओके। हेलो राज भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ मेरे को वो दे दियो जो ये बोल रहे हैं। ठीक। ठीक है भाई। अब क्या भाई, जाओ खाना वाना खाओ। हाँ भाई। वो तो हो गया। पहली गा लिया। तब पेट पूजा करके बैठना चाहिए ना।